हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी जो क्लास है, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है उसकी फोर्थ क्लास का वीडियो लेक्चर है। एक्चुअली लाइव क्लासेस के मैं जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं लाइव ही रिकॉर्ड करता हूँ, बट इस बार जो संडे को क्लास हुई थी उस दिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्लास को। एंड इसलिए मैं उसका वीडियो लेक्चर बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमें देखना है कि हमने इस क्लास में क्या टॉपिक्स कवर किए थे। इस क्लास में हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दो टॉपिक्स कौन से थे? एक था इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो अभी हम करने जा रहे हैं, और एक और क्वेश्चन हमने किया था उस दिन, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू द एलपीजी, वो इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि सर हमने इससे पहले जो क्लास की संडे को, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने इंपैक्ट ऑफ एलपीजी कर लिया था। तो अभी नया क्वेश्चन क्यों आ गया इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? तो बहुत सही आपने सवाल पूछा। तो बच्चों सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं कोर्स में, और उसमें उन्होंने एक अलग से टॉपिक ऐड किया है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो हमें ये कब लिखना है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा कहीं अगर आपको नहीं याद रहता। इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो आपका आंसर वो ही होएगा जो हमने इससे पिछले संडे को किया था, जो हमने 7 पॉइंट्स आपकी बुक में से किए थे, आपके नोट्स में से किए थे। अगर आपका क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन का, तब भी आपका आंसर वही होएगा जो हम पहले कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन आता है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, तब भी आंसर वही होएगा जो हम पहले कर चुके हैं। तो सर ये कब लिखना है? ये हमें सिर्फ और सिर्फ तब लिखना है जब क्वेश्चन पूछता है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो अगर इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन पूछा जाता है तो ही आपको सिर्फ ये लिखना है, अदरवाइज आपको वही 7 पॉइंट्स लिखने हैं जो हम आपके नोट्स में पहले ही कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो आइए जल्दी से देखते हैं। काफी तो पॉइंट्स इसमें सिमिलर भी है उसी से, तो हम जल्दी से इसको एक बार डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हेडिंग्स को याद करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेगा और फिर इसको हम नोट्स में से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पब्लिक सेक्टर में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, गवर्नमेंट का जो वो दखल अंदाजी रहती है, वो हमारी प्राइवेटाइजेशन में कम हो जाती है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में 51% जब हमारी शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाती है, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके पास आ जाती है? प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाती है। इसलिए जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है वो हमारा कम हो जाता है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फायदा क्या होता है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो हमारी अब कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होती है और प्राइवेटाइजेशन में होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, वही एम्प्लॉइज, हम पहले इस पॉइंट को देख रहे हैं, वही एम्प्लॉइज जो पहले काम नहीं करना चाहते थे, आलसी थे, क्योंकि उनको पता था उनको फ्री के पैसे मिल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, आप चाहे काम करो चाहे ना करो, कोई आपकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन नहीं उठाता। वो ही लोग अब एफिशिएंट हो जाते हैं। उनको ये समझ आ जाता है कि अगर मैंने अपनी वर्थ प्रूव नहीं की इस कंपनी को, अगर मैंने ये प्रूव नहीं किया कि मेरी जरूरत है इस कंपनी को, तो ये लोग मुझे 1 सेकंड में उठा के बाहर फेंक देंगे। तो जब इतनी बात उनको समझ आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। वो उनको डर आ जाता है उनके मन में कि वो उनको फायर कर दिया जाएगा, तो वो काम करने लग जाते हैं। उनका जो आलसी नेचर है वो खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब वही कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में लॉस मेकिंग में थी, वही कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में आते ही एफिशिएंट हो जाती है और इनफैक्ट प्रॉफिटेबल भी हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे एक साथ ही कवर हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पहले इस पे आते हैं, इंक्रीज इन कंपटीशन। तो इंक्रीज इन कंपटीशन पॉइंट क्या कहता है कि पहले जब पब्लिक सेक्टर में कंपनीज थी तो वहां पे कंपटीशन कम था, क्योंकि वहां पे कोई मतलब वहां पे गवर्नमेंट ही सारी चीजों को देख रही थी, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स थे ही नहीं, तो वहां पे कंपटीशन कम था। लेकिन जैसे ही कंपनी गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर देती है तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है, और क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है इसका अल्टीमेटली फायदा कंज्यूमर्स को मिलता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर में थी टेलीकम्युनिकेशंस, फोन जो नेटवर्क था वो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर में था। हम सबको पता है कि पहले सिर्फ फोन्स वगैरह में सिर्फ और सिर्फ एमटीएनएल होता था,
जो हमारे घरों में मतलब लगा हुआ होता था। आपको पता है कि उसकी वजह लैंडलाइन की कॉल से कितनी महंगी होती थी। इट यूज्ड टू बी अ लग्जरी टू अफोर्ड अ फोन। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस आए, अब आप देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कितनी सस्ती हो चुकी है। इनफैक्ट बिल्कुल ही नो कॉस्ट हमारे लिए है, सब इतनी इकोनॉमिकल पड़ती है। ये सब कब पॉसिबल हो पाया? जब कंपटीशन बढ़ा, जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो और कंपटीशन बढ़ा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज की जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो कंपटीशन बढ़ता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसका अल्टीमेटली फायदा किसको मिलता है? कस्टमर्स को मिलता है। एक और एग्जांपल, पहले एयरलाइन पर ट्रैवल करना, जो हमारी एयर इंडिया जो हमारा था, उसमें ट्रैवल करना इतना महंगा होता था, इट यूज्ड टू बी अ लग्जरी अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करें। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुई, स्पाइस जेट, किंगफिशर जैसी छोटी छोटी कंपनीज आ गई, तो ये लो कॉस्ट एयरलाइंस लेके आई, और अब एयरलाइन से ट्रैवल करना सब लोगों के रीच में आ गया। तो वही पॉइंट यहाँ पे फिर से आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इसी सब के होने की वजह से जो हमारे देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो भी बढ़ा। ऐसा कैसे सर, ऐसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों बढ़ा? बेटा, बहुत सी ऐसी कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर में थी और लॉस में थी, क्योंकि वो कोई वहां पे कोई एफिशिएंसी नहीं थी, तो वो एक तरीके से कुछ ऐड तो कर नहीं रही थी देश के जीडीपी में, लेकिन हाँ, देश का जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट जरूर कर रही थी, मतलब रिसोर्सेज ले जरूरी थी बट कुछ आउटपुट कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब वो कंपनीज भी क्या हो गई? एफिशिएंट हो गई, वो कंपनीज भी प्रॉफिटेबल हो गई। तो क्या हुआ? वो कंपनीज भी कंट्रीब्यूट करने लग गई देश की डेवलपमेंट में, देश की जीडीपी में। इन सब की वजह से क्या हुआ? जो हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बढ़ गई। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज जिनका पहले कोई रोल नहीं था हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और हमारे देश की जीडीपी में, वो भी अब कंट्रीब्यूट करने लग गई, और हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो स्पीड थी वो अब बढ़ गई। तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? फ्रीडम इन मैनेजमेंट। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होता है, 51% ऑफ होल्डिंग किसके हाथ में चली जाती है? फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। और जैसे ही 51% होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आती है, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके हाथों में आ जाती है? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में आ जाती है। तो अब जो ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म होता था पहले पब्लिक सेक्टर में, ये जो दो टर्म्स है मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म। ब्यूरोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल दबाव, अनड्यू फेवर्स देना लोगों को, वो सब खत्म हो जाता है। एंड रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म मतलब अनड्यू डिले, बस काम होना ही नहीं है, बस सरकाए जा रहे हैं फाइलें, कोई काम नहीं कर रहा है, जो मतलब इधर से इधर भेज दी, इधर से इधर भेज दिया, लेकिन कोई काम किसी ने नहीं किया। रेड टेपिज्म, वो सब खत्म हो जाता है। अब जो प्राइवेट मैनेजर्स है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, और जिसकी वजह से क्या हुआ? उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, उनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है। तो बच्चों, ये हमारे 6 पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन के। ये आपको तभी लिखने हैं जब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करें। पहले इसकी हेडिंग्स को याद करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको आपके नोट्स में से जो मैंने आपको एक सप्लीमेंट भेजा था उधर से इसको पढ़ के वाइंड अप करते हैं। तो इसका देखिए बड़ा ही अच्छा स्लैंग है, मैंने स्लैंग की उसमें ही इसको सेट कर रखा है। राहुल इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट इन फ्लड। ओके, तो आर से क्या हो गया बच्चों? रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आई से क्या हो गया? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। दूसरा आई से क्या होता है? इंक्रीज इन रिस्पांसिबिलिटी। तीसरा आई से क्या होता है? इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चौथा आई से क्या होता है? इंक्रीज इन कंपटीशन। एंड फिफ्थ एफ से मतलब एफ से क्या होता है? फ्रीडम इन मैनेजमेंट। फिर से बोलेगा, आर से क्या होता है? रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आई से इंक्रीज इन एफिशिएंसी। दूसरा आई से इंक्रीज इन रिस्पांसिबिलिटी। तीसरा आई से इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चौथा आई से इंक्रीज इन कंपटीशन। एंड एफ से क्या होता है? फ्रीडम इन मैनेजमेंट। तो एक बार देख लीजिए, राहुल इज इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट इन राइटिंग। जल्दी से देखिए, आर से रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आई से इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दूसरा आई से इंक्रीज इन रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा आई से इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, चौथा आई से इंक्रीज इन कंपटीशन, एंड पांचवा आई से फ्रीडम फिफ्थ एफ से फ्रीडम इन मैनेजमेंट। ओके बच्चों, जल्दी से अगर आपको ये याद हो गया तो आइए एक बार नोट्स में से इसको रीड करते हैं। बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है आपके नोट्स में जो अभी हमने डिस्कस की, बट एक बार रीड करने से क्या फायदा होता है कि हमें अच्छे से समझ आ जाती है बात, और हम और उसको जल्दी से याद कर पाते हैं। तो ये जो नोट्स है आपके, इस पे आइए इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसके ऊपर लिख लीजिए। ये आंसर आपको तभी लिखना है जब सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन मांगा जाए। अगर आपसे इंपैक्ट ऑफ एलपीजी मांगते हैं तो आपको वही लिखना है जो 7 पॉइंट्स हमने पहले किए थे, और अगर आपसे इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन मांगते हैं तब भी आपको वही लिखना है जो हमने पहले किए थे। तो आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन,
owing privatization, owing का मतलब होता है due to privatization of the business units, there has taken place an increase in the competition. For example, the privatization of the telecommunication, देखिए same example है, has resulted in the lot of increase in competition. Consequently, telecommunication services have become cheaper and of better quality. इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, इन सब ने एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को सबकी रीच में लेके आए, उसको बहुत ही इकोनॉमिकल बनाया. Next, reduction in political interference. Privatization results in the freedom from political interference. Consequently, there is no unnecessary delay in taking decisions, and the work is done at a fast speed. तो ये भी बड़ा simple point है. आइए next पे चलते हैं. Increase in responsibility. Privatization has led to the development of the sense of responsibility amongst the employees. Those employees who used to be careless while working in the public sector have now become honest in discharge of their duties. तो जो लोग पहले कामचोर होते थे, अब वही लोग honest हो गए हैं. Now they are apprehensive of being fired from the company. Apprehensive का मतलब होता है afraid, scared. Now they are afraid of being fired. Fired मतलब निकाल देना. Or from their company in case of non-performance. Such a change in their attitude approach of the employees has resulted in positive impact on industry and the business. आगे बढ़ते हैं. Increase in efficiency. Privatization of the industries in public sector has resulted in increase in their efficiency. Now all the industries know that without bringing increase in their efficiency, they will not be able to survive in the market. As a result, there is an increase in the profitability of industry. मतलब अब जैसे ही कोई भी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट हुई, वो खुद ही समझ गई कि जब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं होएंगे, हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. याद करिए उस पॉइंट को कि पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर में बजटरी सपोर्ट मिलता था, जो इस वक्त भी हो रहा है. इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारे देश एक बड़ी मुश्किल से जा रहा है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया. अब वो क्या है, लोन्स माफ कर देंगे, सब माफ कर देंगे. भाई माफ, ये कोई रिलीफ थोड़ी ना है. अगर कोई बंदा लोन्स है वो नहीं दे पा रहा, तो कुछ और तरीका बनाइए कि वो कमा सके और उस लोन्स को रीपे कर सके. ये थोड़ी ना कि आप लोन ही माफ कर दीजिए उसका. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता था, अगर लॉस में कंपनी जा रही है तो गवर्नमेंट सपोर्ट दे देती थी, इसलिए वहां पे काम ही नहीं होता था. सब ये कहते थे कि लॉस हो भी गया तो क्या हो गया, हमें काम थोड़ी ना करना है, काम गवर्नमेंट पैसे दे ही देंगे. तो दिक्कत यही आती थी. अब वो चीज नहीं है. प्राइवेट में जैसे ही वो कंपनी आती है, उनको समझ आ जाता है कि भैया हमें खुद ही प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे अपने, क्योंकि अगर हमने अपने प्रॉफिट्स नहीं कमाए तो हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. आगे चलते हैं. इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. Prior to privatization, several industries which lay inactive in the public sector, मतलब जिनका कोई रोल नहीं था पब्लिक सेक्टर में, बस नाम मात्र थी वो, because of which the rate of industrial development growth of the country was slow. But after privatization, there has taken place an increase in the rate of growth of these industries. Consequently, the rate of industrial growth of the country has also increased. And last point पे चलते हैं. Freedom in management. Prior to privatization, the industrial units which were victims. Victim मतलब जिनको bureaucracy and victims of bureaucracy and nepotism, मतलब जिनको बिना बात में फोर्स किया जाता था ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो पर्सनली किसी एक इंसान को फेवर करे जाए और अननेसेसरी डिले होता था, have now been begun to be managed by प्रोफेशनल मैनेजर्स. तो बेटा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लिख लीजिए. ब्यूरोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल प्रेशर एंड रेड टेपिज्म मतलब delay in decision making. Now the managers can take their decisions freely without any political pressure. Consequently, now there has taken place an increase in the rate of their performance and the quality of work. तो बच्चों एक बार जल्दी से फिर से हेडिंग्स को देखते हैं. तो आई से क्या हो गया, रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. आई से इंक्रीज इन एफिशिएंसी. दूसरा आई से इंक्रीज इन कंपटीशन. तीसरा आई से इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एंड चौथा आई से इंक्रीज इन कंपटीशन. एंड एफ से फ्रीडम इन मैनेजमेंट. अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एक बार जल्दी से इस वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए, रीड करिए, हेडिंग्स को याद करिए, एंड देन हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने करते हैं, जो कि हमारे लास्ट क्लास में कवर हुआ था. ओके बच्चों. ओके बच्चों, तो अभी आपने इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिया होगा. तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट संडे वाली क्लास में कवर किया था, जिसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. मतलब जो ये एलपीजी आया, इसको मैनेजर्स ने, इंडियन मैनेजर्स ने इस एलपीजी को कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे इसको फेस किया, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग ओवर हियर. तो इसमें बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए इसको आप, ये बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यूज में भी पूछा गया है, प्लस उसके अलावा इसको अलग से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछा गया है.
तो इस पे टोटल जो है हमारे 11 पॉइंट्स है, इसमें 11 पॉइंट्स है और आपको 11 के 11 ही याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज में तो कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो 11 पॉइंट्स को हमने दो स्लैंग्स में बांट रखा है, मैंने उसको दो स्लैंग्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले मैंने जो पहला मेरा है उस पर 7 पॉइंट्स कवर करते हैं, तो पहले मैं वो 7 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और इनको रीड भी करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 पॉइंट्स और लेंगे जो हम इसके बाद आपको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, पहले हम थोड़ा थोड़ा सा हेडिंग्स को समझते रहेंगे और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे मैनेजर्स ने रिस्पॉन्ड किया इस फास्ट चेंजिंग एलपीजी इन्वायरमेंट में, इस फास्ट चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है ब्रांड बिल्डिंग। बच्चों, पहले इंडियन मैनेजर्स को यह लगता था कि हमें सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, उसको उसके प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, उसकी ब्रांड पे कोई ध्यान नहीं देना। लेकिन जैसे ही एलपीजी हुआ और जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आने लग गई तो हमारे इंडियन मैनेजर्स को ये बात समझ में आई कि जितना ज्यादा एक प्रोडक्ट अच्छा होता है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांड वैल्यू। ये उसको तब समझ में आया जब उसने अपने फॉरेन प्लेयर्स को, एलजी, सैमसंग, अदर फॉरेन प्लेयर्स को देखा who were investing huge sums of money not only on the production of the product but also on building the brand. Apple, Microsoft, इन सबको जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आया कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाना, हमें उसकी ब्रांड इमेज भी बनानी है। एंड नाउ आवर इंडियन मैनेजर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग द ब्रांड ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्रोडक्ट, और उस पे वो पैसा लगाने लग गए अपने फॉरेन काउंटर पार्ट्स को देख के और उनसे सीख के। तो पहला पार्ट क्या हुआ, हमारे इंडिया में भी अब ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस देना शुरू हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कोऑपरेशन विद द लेबर यूनियंस। ये पॉइंट ये कहता है कि पहले जो हमारी लेबर थी, यूनियंस होती थी इंडिया में, वो कोई काम नहीं करने देती थी, वो बस उनका एक काम होता था, स्ट्राइक कर दो, अनड्यू डिमांड्स करते रहो, यहाँ पे आग लगा दो, वहां पे आग लगा दो, फैक्ट्रीज में काम को रोक दो। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लिबरलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो उनको समझ में आया कि अगर हम इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे और काम को रोकते रहेंगे तो इससे अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही है। देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि मान लो आपने एक महीने के लिए स्ट्राइक कर दी तो उससे प्रोडक्शन नहीं हुई तो कंपनी लॉसेस में जाएगी, कंपनी लॉसेस में जाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, आप ही पे तो पड़ेगा, लेबर पे तो पड़ेगा, उसको वेजेस वगैरह नहीं मिल पाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी जो लेबर थी उसको ये समझ में आया कि मेरे को अपनी बात मनवानी है अगर, तो मेरे को ये स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे कोई भी ऐसी अनड्यू डिमांड रखनी ही नहीं है जो कि गलत है, जो कि ठीक नहीं है। तो वो उनको धीरे धीरे समझ में आया और वो अब मैनेजमेंट को सपोर्ट करने लग गए, बजाय उनको उनके काम में अड़चन पैदा करने के बजाय अब वो मैनेजर्स को सपोर्ट करने लग गए। तो कोऑपरेशन विद द लेबर यूनियंस। तीसरा पॉइंट आता है हमारा बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग, और ये पॉइंट क्या कहता है कि अगेन इधर एक बहुत बड़ी चीज हमारे इंडियन मैनेजर्स ने अपने फॉरेन काउंटर पार्ट से सीखी कि हमारी पहले इंडियन मैनेजर्स क्या सोचते थे, उनको सिर्फ ये लगता था कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमें सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने बाहर की कंपनीज को देखा, जैसे बाहर की हमारी जो कंपनीज है लाइक Amazon वगैरह, ये कंपनी सिर्फ फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इनको समझ में आया कि एक प्रोडक्ट सिर्फ बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी ही इंपॉर्टेंट उसकी जैसे ब्रांड इमेज है वैसे उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो हमारी इंडियन कंपनीज ने भी अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बहुत पैसा लगाना शुरू किया, उसने एक अच्छा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसको एक प्रोडक्ट अच्छा बनाना भी है और अब उसको समझ में आ गया कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा लगाना है। तो बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा राइज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। पहले और अब में क्या फर्क आया, पहले क्या होता था, तो जो हमारी इंडियन कंपनीज होती थी वो हमारे एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को बहुत ही चिंदी सैलरी देते थे, बहुत ही कम सैलरी देते थे। इसकी वजह से क्या होता था, हमारे जो एम्प्लॉइज है वो बाहर चले जाते थे क्योंकि बाहर के एमएनसीज उसको बहुत अच्छी हैंडसम सैलरीज पर कुछ वगैरह देते थे। इसको देख के उनको समझ में आया कि अगर हमें अपने टैलेंट को इंडिया में ही रोकना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें भी इन लोगों को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। और हमारे इंडियन मैनेजर्स ने भी जो हमारे इंडियन लोग थे उनको अच्छी सैलरी देनी शुरू की। इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है उसमें राइज आया। आगे चलते हैं।
जैसे ही एलपीजी हुआ, हम सबको पता है, हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ा था कि कोटा सिस्टम अबॉलिश हो गया, और जैसे ही कोटा सिस्टम अबॉलिश हो गया तो उससे क्या हुआ, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो उस पर कोई लिमिट नहीं रही। अब कंपनीज के पास अगर उसके पास कह लीजिए अगर उसके पास कैपेसिटी है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी है, तो वो जितना चाहे वो बना सकते हैं। और यही हम देख जो हमारी इंडियन कंपनीज थी जिनके पास पैसा था, जैसे टाटास हो गए, बिरलास हो गए, रिलायंस हो गए, महिंद्रास हो गए, वो अब ज्यादा बनाने लग गए, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगाए, जिससे कि ना सिर्फ वो इंडिया की नीड्स को और डिमांड्स को पूरा करते थे, बट अब वो क्या करने लग गए, अब वो एक्सपोर्ट भी करने लग गए। तो एक्सपोर्ट के लिए भी उन्होंने प्रोडक्शन करनी चालू कर दी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। आगे चलते हैं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि जैसे ही एलपीजी हुआ और बाहर से टेक्नोलॉजी लाने पे रोक हट गई, तो जो हमारी इंडियन कंपनी थी जिनके पास पैसा बहुत था और टेक्नोलॉजी वो अफोर्ड कर सकते थे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, वो बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हुए, उनकी सर्विसेज अच्छी हुई, उनके काम करने के तरीके अच्छे हुए। तो हमारे बेनिफिट किसको मिला, इसका बेनिफिट हम लोगों को मिला, हम इंडियंस को मिला, क्योंकि हमारे को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एट अफोर्डेबल प्राइस मिलने लगे। ये सब तो हमने बच्चों, ये सारे तो हमने अच्छे पॉइंट पढ़ दिए, लेकिन द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर। ऐसा नहीं होता कि हमेशा अच्छी ही चीजें हो, कुछ बुरा भी हुआ। और बहुत सी ऐसी छोटी इंडियन कंपनीज जो पहले चल रही थी, लेकिन एलपीजी के आने की वजह से फेस नहीं कर पाई कंपटीशन को, अपने सिस्टम को नहीं बदल पाई, तो वो बंद भी हो गई। तो ये क्लोजर ऑफ इंडियन कंपनीज भी हुआ। ओके बच्चों, देखिए अब इसका बड़ा ही अच्छा स्लैंग है, मैंने सबके फर्स्ट लेटर्स को मार्क करते हुए बड़ा ही सिंपल सा फनी सा स्लैंग बनाया। बीएसटी क्लासेस बाय राहुल इज वर्ल्ड क्लास। तो आप हो सकता मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद इस चीज को महसूस भी करते हो, मानते भी हो। तो बीएसटी क्लासेस बाय राहुल इज वर्ल्ड क्लास। तो बी से क्या हो गया, ब्रांड बिल्डिंग। सी से क्या हो गया, कोऑपरेशन विद द लेबर यूनियंस। डी से क्या हो गया, बूस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। आर से क्या हो गया, राइज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आई से इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। डब्ल्यू से वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड सी से क्लोजर ऑफ इंडियन कंपनीज। तो एक बार फिर से देखते हैं, बी से ब्रांड बिल्डिंग, बीएसटी क्लासेस। सी से कोऑपरेशन विद द लेबर यूनियंस। बी से क्या हो गया, बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। आर से क्या हो गया, राइज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आई से क्या हो गया, increase in production capacity। W से world class technology and C से closure of Indian companies। तो आइए बच्चों एक बार जल्दी से इन पॉइंट्स को रीड करते हैं, देन जो हमारे बचे हुए 4 पॉइंट्स है उसको भी आगे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग, जो आपके इन नोट्स का 4th पॉइंट है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। It is necessary to build brand loyalty amongst the customers, as once a brand name is established, it becomes easy to capture the new markets, retain existing customers and face the competition. It is akin to give something extra. बेटा akin का मतलब होता है it is like. It is like giving something extra to the customers at the same price. For example, Samsung and LG were major players who spent huge sums of money for many years to establish and strengthen their brand loyalty. ओके बच्चों, समझ में आ गया। अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बच्चों के डाउट्स भी थे। तो अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कोऑपरेशन विद द लेबर यूनियंस, जो आपके इस नोट्स का 10th पॉइंट है। आइए, कॉन्ट्रेरी टू देयर रोल इन द पास्ट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रेरी टू देयर रोल इन द पास्ट। इसका मतलब हुआ पास्ट में जिस तरीके से वो काम करते थी लेबर यूनियंस, उनसे हटके, कॉन्ट्रेरी टू देयर रोल इन द पास्ट, लेबर यूनियंस हैव नाउ बिकम सपोर्टिव टू द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो सपोर्टिव हो गई है बिकॉज दे हैव नाउ अंडरस्टूड दैट फाइनली वर्कर्स विल बेनिफिट ड्यू टू सच चेंजेस। तो अब उनको ये चीज समझ में आ गई कि अब फाइनली उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा इन चेंजेस से। ठीक है, फ्रॉम दीज चेंजेस। आगे चलते हैं। हाँ, in private sector the dispute between labor and management has reduced, but the scenario is in the public sector still needs to be changed। मतलब क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो काफी हद तक मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के बीच में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया, बट पब्लिक सेक्टर में अभी भी जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं है और उसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। आगे चलते हैं, बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। तो आइए 5th पॉइंट पे, एक्सपेंशन इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर टेकन एज द कोर स्टेप to grab a larger share of the market. Many Indian companies and MNCs made their efforts to explore new ways to increase the sales of their products. For example, Amway and Tupperware are some of the companies which rely on direct selling to the customers. बेटा आपने शायद इन लोगों के इन कंपनी का नाम भी सुने हो। मैं आपको थोड़ा सा टपरवेयर के बारे में बताता हूँ। तो टपरवेयर एक ऐसी कंपनी जो एक वुमेन ने स्टार्ट की थी और उसको इस बहुत ज्यादा मल्टी करोड़ कंपनी बनाया, मल्टी बिलियन कंपनी बनाया उन्होंने। किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। वो एक
मतलब एक लेडी को कहते थे कि आप अपने एक घर पे किट्टी पार्टी को ऑर्गेनाइज करिए, उसमें 20 लेडीज को बुलाना है आपको, और उस पूरी किट्टी पार्टी का जो भी खर्चा है वो हम मतलब वो टपरवेयर कहता था कि वो हम अफोर्ड उसको सारा को हम बियर करेंगे, लेकिन आपको सबको एक एक टपरवेयर का प्रोडक्ट को बेचना है। फिर सबको वो एक एक प्रोडक्ट बेचते थे, फिर उन सबको फोन करके कहते थे कि उनकी डिटेल्स भी वो लेते थे, फिर उनको कहते थे कि आप अपने घर में 20-20 10-10 लोगों की किट्टी पार्टी को ऑर्गेनाइज करिए और उनको आप एक एक प्रोडक्ट सेल करिए। तो कहने का मतलब कि आप सोचना, थोड़ा समझ के देखना, कि सोच के देखना कि हो क्या है। आप कस्टमर में भी हो, कस्टमर भी हो टपरवेयर के, और आप टपरवेयर के लिए सेलिंग भी कर रहे हो, सेल्समैन भी हो, मतलब आप खरीद भी रहे हो और आप बेच भी रहे हो। तो एक तरीके से चेन मार्केटिंग हो गई, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं इसको, कि जो कस्टमर है आप उसी से चेन बनाए जा रहे हो कि वो आगे सेल करता रहे, और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एमबे में भी ऐसा ही होता था, टपरवेयर में भी ऐसा होता था, बहुत ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। आगे चलते हैं बच्चों, राइज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो आपके नोट्स का 9th पॉइंट है। MNCs are providing handsome salaries पर कुछ इसका मतलब फैसिलिटीज होते हैं, many other facilities to their staff, therefore Indian firm have to follow suit to retain their employees। बच्चों जो ये जो फ्रेज है follow suit, ये इंग्लिश का नॉर्मल फ्रेज है, इसमें कुछ आपको घबराना नहीं है। follow suit का मतलब होता है they also have to follow same to retain their employees, तो उसके ऊपर लिख भी सकते हैं follow suit का मतलब follow same to retain their employees। in order to do so the companies are now ready to pay any price any price full stop। Indian managers are being paid the highest packages in MNCs operating in India and abroad। आगे चलते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपके नोट्स का 7th पॉइंट है। विद द अबॉलिशन ऑफ द कोटा सिस्टम बिग कंपनीज लाइक रेलबैक्सी, रिलायंस आर फोकसिंग मोर ऑन प्रोडक्शन टू सैटिस्फाई द लार्जर शेयर ऑफ बोथ द डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल मार्केट्स। तो मतलब जिन कंपनीज के पास थी कैपेसिटी ज्यादा बनाने की, बस वो इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि कोटा सिस्टम था, वो बना ही नहीं सकती थी। अब उनका वो सिस्टम हट गया और अब वो जितना बना सकती है उतना बनाती है, और ना सिर्फ अपने देश के लिए बट आगे एक्सपोर्ट भी करती है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में चलते जो आपके नोट्स का 8 पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन thereby reducing the cost of production। the modernization of the plant and machinery has become an important aspect of the planning as well। मतलब अब प्लांट एंड मशीनरी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का। उसको ये नहीं कि आप आउटडेटेड मशीनरी के साथ काम करते रहो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है टाइम टू टाइम जो कंपनीज है अब अपने प्लांट एंड मशीनरी को अपडेट करने में भी पैसा लगाने लग गई है। पहले क्या होता था, पहले इंडियन कंपनीज पुरानी मशीन से काम करती रहती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो हमारी फॉरेन कंपनीज है, जो हमारे फॉरेन कॉम्पिटिटर्स है, वो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह पर बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उसको हमेशा अप टू द मार्क रखते हैं, तो उन्होंने भी उनसे एक सीख ली। एंड लास्ट पॉइंट, क्लोजर ऑफ इंडियन कंपनीज जो आपकी नोट्स का लास्ट पॉइंट है। Many Indian companies could not survive after the entry of the MNCs due to the low financial budget and scale of operations। For example, the companies manufacturing televisions like, अब आपने वो टेलीविजन के नाम सुने होंगे, सोनी, LG वगैरह, पैनासोनिक, लेकिन ये जो नाम है बुश, ओनिडा एंड टी सीरीज, ये जो ये भी पहले हमारी लोकल कंपनीज होती थी। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, पहले इन कंपनीज के टेलीविजन आते थे हमारे घरों में। एंड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज लाइक कैंपा, थ्रिल, गोल्ड स्पॉट could not bear the brunt of MNCs। brunt का मतलब होता है pressure of MNCs and were shut down। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टी सीरीज का नाम तो हम अभी भी सुनते हैं, बट अब आप टी सीरीज का नाम कहाँ सुनते हो? वो म्यूजिक प्रोडक्शन में है, वो डायरेक्शन में है, वो मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पहले टी सीरीज के टीवी आते थे। अगर आप अपने मम्मा पापा से पूछना, शायद आप लोगों के घर में पहले हो भी, तो पहले इन सब कंपनीज के टीवीज आते थे। वो धीरे धीरे बंद हो गया जब LG आ गया, सैमसंग आ गया, मेजर प्लेयर्स आ गए, तो वो सब बंद हो गया। अभी ब्लैक कैंपा होती है और जो वो माजा होती है आपकी ऑरेंज वाली, लेकिन पहले गोल्ड स्पॉट, ये जो नाम है कैंपा, इस थ्रिल, इस तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स आती थी, वो भी अब धीरे धीरे सारी बंद हो गई। तो ये हमारे 7 पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से देखते हैं। बी से क्या हो गया, ब्रांड बिल्डिंग। सी से क्या हो गया, कॉर्पोरेशन विद द लेबर यूनियंस। बी से क्या हो गया, बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। आर से राइजिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। आई से इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। डब्ल्यू से वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड सी से अगेन क्लोजर ऑफ इंडियन कंपनीज। अब हमारे 4 पॉइंट्स बचे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को अभी तक जितना हमने किया उसको पॉज करिए, अच्छे से हेडिंग्स को याद करिए और अच्छे से एक बार अपने नोट्स में से भी फिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आगे जो 4 पॉइंट्स बचे उस पर चलेगा। ओके बच्चों, तो आपने अभी इससे पहले 7 पॉइंट्स कर दिए होंगे। आइए जल्दी से अपने लास्ट के 4 पॉइंट करके इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो जैसे हमने अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा था मैनेजरियल रिस्पांस टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 11 पॉइंट्स है। तो जैसे ब्रांड बिल्डिंग, बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, वो सब थे हमारे। आइए नेक्स्ट 4 पॉइंट्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8 पॉइंट है हमारा एक्विजिशंस एंड मर्जर्स।
तो जब एलपीजी ओपन हुआ, जब एलपीजी आया, तो काफी इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंपनीज ने एक्वायर कर लिया था और काफी इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ मर्ज हो गई थी। इसके दोनों को ही फायदे हुए। ये बोलना गलत होएगा कि सिर्फ इंडियन कंपनीज को फायदा मिला या सिर्फ फॉरेन कंपनीज को फायदा मिला, नहीं। इस चीज के जो ये एक्विजिशन एंड मर्जर हुआ, इससे दोनों को ही फायदे हुए। मैं बताता हूँ कैसे। एक्विजिशन एंड मर्जर से फायदे हुए इंडियन कंपनी को, क्योंकि उनको क्या हुआ, उनको मिल पाई फॉरेन टेक्नोलॉजी, उनको बाहर का फॉरेन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल पाया। ये फायदा हुआ इंडियन कंपनीज को। फॉरेन कंपनीज को क्या फायदा मिला कि उनको एक रेडी मार्केट मिल गई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मारुति पहले इंडियन कंपनी थी, फिर सुजुकी थी बाहर, तो इन्होंने क्या किया, मर्ज हो गई ये दोनों। अब इससे क्या हुआ कि मारुति को तो क्या मिलने लग गए, टेक्नोलॉजिकल फायदे मिलने लग गए वहां से, और वहां की जो कंपनी है सुजुकी, उसको एक इंडियन मार्केट में एंट्री मिल गई और एक रेडी बेस मिल गया। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, काफी सारी कंपनीज का एक्विजिशन एंड मर्जर्स हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। तो इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। हम सबको पता है कि रिलायंस पहले पेट्रोकेमिकल्स में थे और भी बहुत सारी चीजों में थे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट जैसे ही एलपीजी ओपन हुआ, एलपीजी आया, तो रिलायंस, जिसके पास पैसा तो था बट टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास उसके एक्सपर्टीज नहीं थी, वो बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आए। अब पैसा जो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन है, जियो है, उस पर सारा पैसा रिलायंस का लगा हुआ है, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी बाहर की है। तो हुआ क्या, वो एक ऐसी मार्केट में एक्सपैंड कर पाए जिसमें उनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, तो उन्होंने वो सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया जिनमें उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारी काफी इंडियन कंपनीज का जॉइंट वेंचर हुआ मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। इससे फायदा क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन कंपनीज है उनको एक ब्रांड मिला, एक फॉरेन ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। उनका नाम जब फॉरेन कंपनीज के साथ जुड़ने लगेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक में उनकी ज्यादा क्यूरियोसिटी बनेगी, तो अपने नाम को एक ग्लोबल इमेज देने के लिए भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज का जॉइंट वेंचर होने लग गया फॉरेन कंपनीज के साथ। एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कस्टमर फोकस। ये पॉइंट कहता है, जैसे इस पॉइंट को हमने लास्ट जो हमने इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि पहले इंडियन कंपनीज का ये मानना होता था कि हम जो बनाएंगे वो बिक जाएगा, हम जो भी बनाएंगे वो बिक जाएगा, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज वो फॉलो करते थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया ऐसा नहीं चलेगा, वही चीज बिक पाएगी जो कि कस्टमर को चाहिए। तो कस्टमर नाउ हैज बिकम द किंग, क्योंकि फॉरेन कंपनीज कस्टमर को किंग मानती है। तो इंडियन कंपनीज जो कस्टमर की नीड्स के बारे में पहले नहीं सोचती थी, अब उनको भी सोचना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज जो कॉम्पिटिटर्स है, फॉरेन जो प्लेयर्स है, वो इंडियन कस्टमर्स के बारे में सोचेंगे और सारे इंडियन कस्टमर्स उन्हीं के पास चले जाएंगे। तो हमारे जो इंडियन मैनेजर्स थे उनको भी कस्टमर को किंग मानना पड़ा और कस्टमर के हिसाब से अपनी चीजों को बनाना पड़ा। तो बच्चों इसका स्लैंग देखिए, वही स्लैंग को कंटिन्यू करते हुए, पीएचडी क्लासेस बाय राहुल इज वर्ल्ड क्लास। ऑल डे जॉय कम्स, ऑल डे जॉय कम्स। तो ए से क्या हो गया हमारा, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। बी से क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। जे से क्या हो गया, जॉइंट वेंचर्स विद द मल्टीनेशनल्स। एंड सी से क्या हो गया, कस्टमर फोकस। एक बार फिर से देखते हैं, ए से क्या हो गया, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। जी से क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। जे से क्या हो गया, जॉइंट वेंचर्स विद द मल्टीनेशनल्स। एंड सी से क्या हो गया, कस्टमर फोकस। तो आइए जल्दी से इन 4 पॉइंट्स को पढ़ते हैं और इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, जो आपके नोट्स का भी फर्स्ट पॉइंट है। Many Indian firms have tied up with various MNC giants and are having either technological collaboration or have merged with them to survive. तो या तो उनको टेक्नोलॉजी के लिए उनके साथ मिल रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही लॉस में थे, अब अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ मिल रहे हैं। Some Indian firms have been used as a platform by the MNCs to enter the Indian market. For example, Coke acquired Parle, ACC Cement merged with the Ambuja Cement. Ambuja Cement हमारी इंडियन कंपनी थी, ACC बाहर की थी, तो वो merge हो गई। Diversification and expansion. Some successful Indian companies have diversified by introducing new range of products in the market. They have entered into new segment of market with different range of products and services in which they have no prior experience. For example, Reliance Industries entered into mobile communication. मैंने अभी आपको example भी दिया था from petrochemicals. Eureka Forbes diversified into vacuum cleaners to water purifiers, food processors and etc. आपके घर में शायद हो सकता है Eureka Forbes के vacuum cleaner वगैरह हो भी। So joint ventures with the multinationals to give an international standard to the existing product and for the retention of existing customers, many Indian companies entered into joint ventures with the MNCs. For example, हिंदुस्तान मोटर्स, आप लोगों को पता भी होगा, हिंदुस्तान मोटर्स भी पहले हमारी जो एक गाड़ी आती थी, एक कार होती थी एम्बेसडर, जो पहले उनके लिए होती थी, पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए यूज होती थी, वो हिंदुस्तान मोटर्स बनाती थी। हैव टाइड अप विद जनरल मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव टाइड अप विद फोर्ड एंड गोदरेज हैव टाइड अप विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स।
ब्रांड सॉरी उसको लास्ट पॉइंट पे आइए, कस्टमर फोकस। बिफोर द एंट्री ऑफ एमएनसीज इन द इंडियन मार्केट, द इंडियन फर्म्स वुड फोकस ऑन हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, बट nowadays they have started manufacturing products in accordance with the customer needs and stresses on customers satisfaction. Many Indian firms that did not bother or could not adapt to the changes in the business environment had to leave the market or its major share in the market. For example, we can all see the impact of changes in telecom sector. For instance, MTNL and BSNL could not meet the consumer needs, and many other private companies have flourished in business. तो मतलब क्या हुआ, अगर कस्टमर को आपने किंग नहीं माना तो आप बिजनेस से बाहर चले जाओगे। ऐसा ही इन एमटीएनएल और बीएसएनएल के साथ हुआ। एमटीएनएल और बीएसएनएल अपने ही पुराने उस पर डिपेंडेंट थी कि हम अपना लैंडलाइन देंगे और एक्सेट्रा देंगे, और वो ये नहीं महसूस कर पाई कि जो फॉरेन प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में, जो कंपटीशन हमारा बढ़ चुका है इतना, वो कस्टमर की नीड्स को फोकस करे, वो कस्टमर की नीड्स को पूरा करे है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो एमटीएनएल और बीएसएनएल है, इनका जो बिजनेस है ये तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, और जो ये फॉरेन प्लेयर्स है और जो ये प्राइवेट प्लेयर्स है, इनका बिजनेस बहुत फ्लरिशिंग चल रहा है। ओके बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और तो अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इस वीडियो को देख के सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करिए और अपने जो नोट्स है उनको प्रिपेयर करिए। ओके, बाय बाय।